और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में लॉरी बस में भीषण टक्कर हुई और इस हादसे के बाद बस आग का गोला बन गई है। आपको बता दें कि बस में 32 यात्री सवार थे, तो कर्नाटक में ये बड़ा हादसा हो गया है। चित्रदुर्ग लॉरी बस में भीषण टक्कर हुई, जिसके बाद बस में आग लग गई और हादसे के बाद बस आग का गोला बन गई, पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। कई लोगों के जिंदा जलने की खबर भी फिलहाल मिल रही है और 32 यात्री सवार थे। कई जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। तो ये तस्वीरें भी उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब ये हादसा हुआ। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच भी की जा रही है और घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से ये बड़ी खबर है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। बस के अंदर जिंदा जल गए इतने यात्री, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि कर्नाटक में जो हादसा हुआ वो बेहद डराने वाला है। और देखिए, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची, काबू पाएगा, लेकिन हादसे के बाद आग लग गई। और कर्नाटक की ये तस्वीरें आप देखिए, बस बनी आग का गोला। पहली तस्वीर में आप देखिए बस जलती हुई नजर आ रही है। कई लोगों की इसमें जान चली गई है। इसके अलावा जांच में जुटी हुई है पुलिस, आग पर काबू पा लिया गया। और ये जब आग लगी थी उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए, इतने दूर से इस वीडियो को बनाया गया है, लेकिन बावजूद इसके धू धूकर बस जलती हुई नजर आ रही है। बस आग का गोला बन गई, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है। बिल्कुल, और अंजीत, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि कितना भीषण यह हादसा था, जिसमें कई जो लोग थे बस के अंदर जो मौजूद थे, संभलने का मौका उन्हें नहीं मिला और वहीं जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई। लेकिन जो लोग, कुछ घायल लोग बताए जा रहे हैं, जिन्हें अब इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, अब जिस ट्रक के साथ टक्कर हुई थी इस बस की, उसकी हालत कैसी हो गई है। देखिए, आगे का जो पूरा हिस्सा है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश जो फायर कर्मी है वो भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कर्नाटक में ये द बर्निंग बस देखने को मिली और इसमें कई लोगों की जलकर मौत हो गई है। और आयुषी, ऐसा देख करके लगता है कि जो टक्कर है वो बहुत तेज थी, वो भीषण टक्कर थी और दोनों गाड़ियां शायद स्पीड में थी। जो एक ट्रक नजर आ रहा है और जो बस की टक्कर थी, उसमें ऐसा लगता है कि दोनों की स्पीड ज्यादा रही थी। इसीलिए जब स्पीड से टक्कर हुई, उसके बाद ये देखिए ट्रक की हालत आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ। और ट्रक में भी आग लग गई थी, क्योंकि उसे भी बुझाया जा रहा है। बस पर भी आग जो लगी थी बस में, उस पर भी काबू पाएगा, लेकिन तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। और ऐसा लगता है कि तेज टक्कर के बाद बस में आग लग गई और यात्री चूंकि उस पर मौजूद थे, और इसमें अब माना यह जा रहा है कि 9 लोगों की जान चली गई है। आंकड़ा ये बढ़ भी सकता है, इसकी भी आशंका है। लेकिन हादसे के बाद वहां अचानक से अफरा तफरी मच गई। क्रेन की मदद से पहले गाड़ियों को हटाया गया, उसके पहले आग को बुझाया गया, लेकिन हालात अच्छे नहीं थे। और उमा सुधीर हमारी सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ गई हैं। उमा, किस तरीके से यह हादसा हुआ, क्या कारण बताए जा रहे हैं और जो घायल लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? ये हादसा तब हुआ जब बेंगलुरु से गोकर्णा जा रही थी ये एक प्राइवेट बस थी और उसमें 32 लोग सवार थे। और जब 2-2:30 बजे के करीब जब ये बस हाईवे पे थी, नेशनल हाईवे पे थी, तब दूसरी तरफ से एक लॉरी आई और वो डिवाइडर पार कर गई और उसने इस बस को सीधे टक्कर मार दिया। और इम्पैक्ट की वजह से जो फायर हुआ, जिस तरह से अग्नि फायर हुआ, उसकी वजह से पूरी तरह से बस और लॉरी दोनों ही दग्ध हो गए। और इसमें अब तक जो औपचारिक तरीके से अगर हम कहें तो 9 लोगों की मौत बताई जाती है। वैसे जो लोकल सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि जितने लोग इसमें घायल हुए हैं उनको अनुमान है कि ये नंबर और बढ़ सकता है। वैसे जो घायल थे उन लोगों को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। ये नेशनल हाईवे 48 पे ये हादसा हुआ था और अब उस एरिया को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि काफी सारा जो ट्रैफिक है उस एरिया से पास होता है।
जो अर्ली मॉर्निंग के जो हादसे होते हैं उसमें यही कहा जाता है कि ड्राइवर की जो क्षण भर के लिए भी अगर वो ध्यान नहीं देंगे रोड पर तो वही हुआ। इस केस में भी यही अनुमान लगाया जा रहा। पुलिस सूत्र यही कह रहे हैं कि लॉरी के ड्राइवर ने डिवाइडर पार कर दिया और दूसरी तरफ से आने वाले बस को टक्कर मार दिया, जिसकी वजह से ये आग का गोला हो गया। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद उमा आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर। अब खबर में आगे बढ़ते हुए अब बात यूपी की करते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में भी हादसा हो गया है। दरअसल यहां पर ट्रेन की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हो गई है। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय हादसा हुआ। रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। शाहजहांपुर की अटरसलिया क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ है। रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी चारों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। लेकिन ये बड़ा हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की जान चली गई। मौके पर अब पहुंचे परिवार के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, क्योंकि शायद अंदाजा नहीं था किसी को कि ऐसा हादसा भी हो जाएगा। शाहजहांपुर में रोजा स्टेशन के आउटर पर एक परिवार जिसमें पति पत्नी 2 बच्चे और उनका साड़ू, वो एक बाइक से ट्रैक क्रॉस कर रहे थे। वो ट्रेन की चपेट में आ गए और 5 की मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेट मौके पर ही। जीआरपी द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और यूपी से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अलीगढ़ में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। एएमयू कैंपस में हत्या की वारदात हुई है। स्कूल टीचर को गोली मार दी गई और गोली मारकर हत्या कर दी गई। नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद इलाके में सनसनी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो परिसर के सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार कौन ये नकाबपोश बदमाश थे, क्यों इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और क्यों इस टीचर की हत्या कर दी गई। तो अलीगढ़ के एएमयू कैंपस का ये पूरा मामला है। हत्या की वारदात यहाँ पर सामने आई है। सब टूटे हुए हैं और दुखी हैं और बहुत अफसोस की जो है वो घड़ी है ये इस वक्त। लिहाजा पुलिस को जल्द से जल्द जो है वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और पता करना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे निकालने चाहिए कि कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और क्यों मारे गए। कहाँ मारी गई गोली? ये कैनेडी हॉल के सामने हुआ है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है कि परिजनों से बात भी की गई है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने ये बताया है कि 2 हमलावर उन्होंने देखे हैं, इनकी हाइट थोड़ी कम थी और कुछ जाने पहचाने लगे में सब प्रत्यक्षदर्शियों में कितने हैं। तो सर किससे आए थे हमलावर? ये भी क्लियर नहीं है, अभी और बातचीत होगी क्योंकि 9 बजे की बात है। तो सारी विंडो पे जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। अतिशीघ्र हमलावर को। अब बड़ी खबर तमिलनाडु से आपको बताते हैं। तमिलनाडु के कडलूर में बड़ा हादसा हुआ है। एक सरकारी बस ने 2 कारों को टक्कर मार दी और हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। यह हादसा कडलूर जिले के पास हुआ है और बताया जा रहा है कि टायर फटने के बाद सरकारी बस ने अपना नियंत्रण खो दिया। त्रिची चेन्नई नेशनल हाईवे से 2 कारें जा रही थी और ये बस की चपेट में आ गई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया है। और बताया ये भी जा रहा है कि बस का जो टायर फट गया अचानक से, जिसके बाद बस ने नियंत्रण खो दिया और 2 कारें बस की चपेट में आ गई। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बांग्लादेश की। अशांत बांग्लादेश से बड़ी खबर ये मिल रही है। राजधानी ढाका में बम धमाका हुआ है। ढाका के मोग बाजार में बम से विस्फोट किया गया है। धमाके में सियाम नाम के एक युवक की मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ढाका से तस्वीरें, जहां पर बम धमाका हुआ और मोग बाजार का ये मामला बताया जा रहा है। बांग्लादेश में इस वक्त अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, कुछ न कुछ हादसे हो रहे हैं। और अब ये देखिए बम धमाका हुआ है। किसने किया धमाका, क्यों किया धमाका, ये जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन इस धमाके में एक शख्स की जान चली गई है और इस पूरे मामले की जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन आप देखिए तस्वीरें, अफरा तफरी है। जैसे ही धमाका हुआ आसपास के लोग सहम गए, फौरन चीख पुकार वहां पर मच गई। और ये देखिए महिलाएं रोती हुई नजर आईं। लोगों के सामने मुश्किल ये थे कि आखिर लोग करें तो क्या करें, क्योंकि अशांत बांग्लादेश से एक बार फिर से ये बड़ी खबर आई है और राजधानी ढाका में बम धमाका हुआ है।
और बांग्लादेश में बवाल के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। 17 साल बाद बांग्लादेश लौट रहे तारिक रहमान। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान और वो फिलहाल बांग्लादेश लौट रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बीच लौट रहे हैं तारिक। बीएनपी के प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदार हैं तारिक, क्योंकि फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं और उससे पहले तारिक रहमान बांग्लादेश आ रहे हैं, जिनके स्वागत की तैयारी की जा रही है बीएनपी की तरफ से। और आपको यह भी बता दें कि पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान, और तारिक रहमान का आना इसलिए भी सवाल उठा रहा है क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इस बीच तारिक रहमान जब आ रहे हैं तो उनके आने से क्या बांग्लादेश के हालात बदलते हैं, इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि फरवरी में चुनाव है और उससे पहले तारिक जो है 17 साल बाद बांग्लादेश लौट रहे हैं। और आपके जहन में यह सवाल होगा कि आखिर तारिक रहमान हैं कौन, जिनको लेकर बांग्लादेश में लगातार बात हो रही है। तो आइए आपको कि तारिक रहमान कौन है। सबसे पहले आपको समझाते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। चुनाव में बीएनपी के पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। बांग्लादेश फर्स्ट विदेश नीति विचारधारा में कट्टरपंथ का विरोध, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और लोकतंत्र पर जोर। तो ये हैं फिलहाल तारिक रहमान। और आपको बताएं कि तारिक रहमान के बारे में और ज्यादा जो जानकारी है वो हमारे सहयोगी सौरभ दे रहे हैं। आप और ज्यादा जानकारी तारिक रहमान के बारे में समझिए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिंग चेयरपर्सन तारिक रहमान आज बांग्लादेश लौट रहे हैं। 17 साल बाहर रहने के बाद वो आज बांग्लादेश के धरती पर कदम रखेंगे और ये बांग्लादेश के लिए और उनके दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया, जो बांग्लादेश का पूर्व प्रधानमंत्री भी है, उनका बेटा है, और बांग्लादेश के जो पहले पुराने लीडरशिप है प्रेसिडेंट जियाउर रहमान, जनरल जियाउर रहमान के बेटा भी तारिक रहमान है। तो ये सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तारिक रहमान जो 17 साल देश के बाहर रहा है वो आज आ रहा है। बीएनपी उनका जो दल है बहुत ही बड़ी तौर पे एक सेलिब्रेशन प्लान किया है। क्यों ये महत्वपूर्ण है ये भी बता दूं। इस समय अगर चुनाव होते हैं 2026 के फरवरी में चुनाव होते हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बीएनपी इस चुनाव को आसानी से जीत पाएंगे, और अगर बीएनपी चुनाव जीतते हैं तो बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री तारिक रहमान बनेंगे। तो आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर 17 साल कहां थे तारिक रहमान। तो ये भी आइए आपको बताते हैं। 2004 में आवामी लीग की रैली पर ग्रेनेड हमले के आरोप में उम्र कैद हो गई। 2007 में भ्रष्टाचार के कुल 84 मामलों में उन्हें सजा हुई। 2008 में गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन भाग गए। 2014 में चुनाव बहिष्कार के ऐलान पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 साल की सजा हो गई। 2024 में हसीना के तख्ता पलट के बाद कई आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया। फिर 2025 17 साल बाद बांग्लादेश लौटने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो इस तरह से उनका 17 साल बीता है और इन 17 सालों में आपको हमने बताया कि कहां थे तारिक रहमान। लेकिन अगली बड़ी खबर क्या है बांग्लादेश से जुड़ी हुई, बताइए आयुष। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ तो रहमान बांग्लादेश लौट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसका गुस्सा देखने को मिल रहा है और जगह जगह जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है। भारत के अलग अलग शहरों में जो प्रदर्शन है वो तेज हो गया है। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है और कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और विशेष तौर पर हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है, उसे लेकर भारत में लोगों के अंदर गुस्सा देखा जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए कैसे जगह जगह जो है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। चाहे कोलकाता की बात की जाए, दिल्ली, मुंबई, हर जगह से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर लोग यही मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, हिंदुओं पर बर्बरता की जा रही है, उसके खिलाफ सरकार कुछ एक्शन ले और बांग्लादेश को जो वो काम कर रहा है उसके लिए सबक सिखाए जाए। तस्वीरें आपके सामने हैं और कैसे आप देखिए हाथों में पोस्टर लेकर जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर चल रहा है, मगर बिहार के कटिहार की ये तस्वीर आप देखिए
जहां पर लोगों के अंदर गुस्सा इस बात को लेकर के है कि बांग्लादेश में हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं और उसी का गुस्सा आप देखिए पुतला दहन के जरिए निकल रहा है। और अब विकास नगर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के विकास नगर में भी जो लोगों का गुस्सा है वो फूट पड़ा और आप देखिए बांग्लादेश का झंडा जलाकर पुतला दहन करके जो लोग हैं वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। रैली निकालकर जो लोग हैं वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और बांग्लादेश पर सख्त कार्रवाई की मांग लोग कर रहे हैं भारत सरकार से। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वर्धा की तस्वीर है। यहाँ भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं जब लोग बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों के अंदर बस एक मांग है कि जो हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं ये फिलहाल अत्याचार बंद हो, कट्टरपंथी बाज आए। हे आंदोलन यशस्वी केलं पाहिजे। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बांग्लादेश में जारी तनाव से जुड़ी ये अहम खबर है। बांग्लादेश में अरमान खान ने रद्द किया कार्यक्रम। क्रिसमस और न्यू ईयर पर होना था शो, लेकिन हिंसा को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। बांग्लादेश में अपने सभी 5 कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। जाने माने सिंगर हैं अरमान और आपको बता दें कि क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर बांग्लादेश उन्हें जाना था, वहां पर परफॉर्म करना था, लेकिन जैसे हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं उसके चलते गायक अरमान खान ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। हिंसा को देखते हुए ये फैसला लिया है और 5 कार्यक्रम होने थे अरमान खान के बांग्लादेश में, जिसे अब उन्होंने रद्द कर दिया है जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसे लेकर। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश हिंसा पर सीएम योगी ने निशाना साधा है। विरोधियों पर सीएम ने तीखा हमला बोला है। आप लोग गजा पट्टी पर आंसू बहाते हैं। बांग्लादेश में दलित की मौत हो गई लेकिन आप खामोश क्यों हैं? ये सवाल भी विपक्ष से पूछा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश पर बयान दिया और जब उन्होंने बांग्लादेश पर बोला तो फिर निशाने पर लिया विपक्ष को और ये सीधे तौर पर कहा कि आप लोग बांग्लादेश मामले पर चुप हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। और इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की एक और तस्वीर सामने आई है। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की है जिसमें हिंदुओं के गांव के कई घरों को रात के वक्त आग लगा दी गई। ये तस्वीरें बांग्लादेश के चटगांव के रोजाना गांव की हैं, जहां रात के वक्त हिंदू परिवारों के कई घरों को आग लगा दी गई। ये तस्वीर भारत में रह रही बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट की है। उन्होंने लिखा है कि यहाँ क्रूर मुस्लिमों ने हिंदू परिवारों के घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए, पेट्रोल डाला और आग लगा दी। पूरा गांव राख हो गया। हिंदू परिवार किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले, लेकिन उनका सब कुछ जलकर खाक हो गया। बांग्लादेश में नए सिरे से अस्थिरता, हिंसा और आगजनी के बीच अल्पसंख्यक लगातार निशाने पर हैं। उस्मान हादी की हत्या के बाद मेमन सिंह जिले में एक हिंदू कपड़ा मजदूर दीपू चंद्र दास की जिस तरह पीट पीट कर हत्या की गई और फिर शव को आग लगा दी गई, उससे मोहम्मद यूनुस सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि दीपू दास को इस निंदा का झूठा आरोप लगाकर मार दिया गया। भारत भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में नाकाम रहने के लिए बांग्लादेश से सख्त ऐतराज जता चुका है।
और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने यूपी में लोगों की सुरक्षा पर एक बयान दिया है। योगी ने बयान दिया है कि मुझे खुशी है कि हमने सुरक्षा का माहौल दिया है, जनता का परिणाम बताया कि हमने यूपी में क्या किया है। 2017 से पहले यूपी पर लोगों की सोच अच्छी नहीं थी। आज यूपी के लोग बाहर कहते हैं कि यूपी में सुरक्षा का माहौल है। यूपी में आज हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी है। गुंडों को चेतावनी है कि या तो सुधर जाएं या यमराज के यहां जाने के रास्ते खुले। क्या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए सुरक्षा का यह वातावरण हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है और उस सुरक्षा का वातावरण ने परसेप्शन बदला है यूपी का। और सीतापुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ओम सिटी के नाम से की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ओम सिटी के नाम से की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। ये कार्रवाई डीएम राजा गणपति आर के निर्देश पर खैराबाद थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के समीप की गई। प्रशासन ने कहा कि करीब 6 बीघा ग्रीन बेल्ट की सरकारी जमीन पर ओम सिटी का बोर्ड लगाकर प्लाट काटे जा रहे थे। इस जमीन की बाजार कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। जांच में सामने आया कि तहसील प्रशासन से कथित सांठगांठ के जरिए ग्रीन बेल्ट की भूमि पर धारा 80 दर्ज कराकर प्लाटिंग की जा रही थी, जो अवैध पाई गई। डीएम के आदेश पर तहसील प्रशासन, नगरपालिका और पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर कार्रवाई की गई। बुलडोजर की मदद से प्लाटिंग के लिए किए गए मार्ग पोस्टर, कच्चे रास्ते और अन्य निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तहसीलदार अतुल सेन सिंह ने बताया कि ग्रीन बेल्ट की जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लाटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भू माफियाओं द्वारा लोगों को गुमराह कर प्लाट बेचे जा रहे थे। अब खबर एमपी से है, जहां देवास में बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हालात बेकाबू हो गए। अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान दंपति ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। एमपी के देवास में बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हालात बेकाबू हो गए। सतवास इलाके के प्रभारी तहसीलदार अरविंद दिवाकर नगर परिषद और पुलिस बल की संयुक्त टीम के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान दंपति ने जमकर बहस की और फिर संतोष व्यास और उनकी पत्नी जयश्री ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पति पत्नी बुरी तरह झुलस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां दोनों को इंदौर के लिए रेफर कर दिया गया। आग की घटना के बाद मौके पर मौजूद भीड़ उग्र हो गई। लोगों ने जेसीबी मशीन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। स्थिति बिगड़ती देख प्रभारी तहसीलदार, नगर परिषद और पुलिस की टीम को मौके से भागना पड़ा। बताता चले कि वार्ड नंबर 5 निवासी मोहनदास ने प्रभारी तहसीलदार को आवेदन देकर शिकायत की थी कि उनके पड़ोसी संतोष व्यास ने नाली पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया है, जिससे नाली जाम हो गई और पानी की निकासी बाधित हो रही थी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब मुंबई से अहम खबर बताते हैं। बीएमसी चुनाव से पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS की रिपोर्ट ने एक बार फिर से मुंबई की राजनीति में हलचल मचा दी। आर्थिक राजधानी मुंबई को लेकर TISS की पिछले साल जारी हुई रिपोर्ट से आपको बताएं कि कई और खुलासे हुए हैं और ये रिपोर्ट एक बार फिर से वायरल हो रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक मुंबई में हिंदुओं की संख्या घटकर 54% होगी और मुस्लिम 30% हो जाएंगे। इसके अनुसार मुंबई में हिंदुओं की आबादी जो कि 1961 में 88% थी, वो 2011 में घटकर 66% रह गई है। और अनुमान ये भी जताया गया इस रिपोर्ट में कि 2051 तक ये गिरकर 54% से भी कम हो जाएगी। दूसरी ओर मुस्लिम आबादी 1961 के 8% से बढ़कर 2011 में 21% हो गई और 2051 तक इसके 30% पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। रिपोर्ट में बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों की बढ़ती संख्या को इस बदलाव का मुख्य कारण बताया गया है। चुनाव से पहले बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है।
हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस समय मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आक्रमण चल रहा है। और किरीट सोमैया ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं और बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध प्रवासन से मुंबई का रंग बदल रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट कहती है कि मुंबई में हिंदू आबादी 251 तक कम होकर 54% फीसदी रह जाएगी और मुस्लिम आबादी मुंबई की कुल आबादी का 30% तक बढ़ जाएगा। तो एक्स पर ये पोस्ट है किरीट सोमैया का। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं और बांग्लादेशी घुसपैठिए और अवैध रूप से प्रवासन से मुंबई का जो रंग है वो अब बदलता जा रहा है। जो टिस की रिपोर्ट यानी कि टाटा ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट कहती है कि मुंबई में हिंदू आबादी 2051 तक कम हो जाएगी। आगे उन्होंने लिखा कि 54% रह जाएगी और मुस्लिम आबादी मुंबई की जो है वो कुल आबादी का 30% तक बढ़ जाएगी। तो आइए आपको बता दें कि क्या है इस रिपोर्ट में। दरअसल जो बीएमसी चुनाव से पहले एक बार फिर वायरल हो रही है और बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। आप ये समझिए कि मुंबई की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है और जानकारी सामने आई है कि 1961 में 88% वहां पर हिंदू थे और मुस्लिम आबादी जो है वो 1961 में 8% थी। बिल्कुल, तो ये दो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब 2011 की अगर बात की जाए तो 2011 में 66% था और मुस्लिम आबादी 2011 में 21% पर पहुंच गई थी। और इसी के अलावा आपको बताएं कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2051 में आपको बताएं कि हिंदू आबादी 54% रह जाएगी, यानी 54% रह जाएगी यानी गिर जाएगी और मुस्लिम आबादी बढ़ जाएगी यानी 30% तक हो जाएगी। मुंबई पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट और आगे क्या कह रही है। 2051 के आंकड़े भी बता रही है कि कितना प्रतिशत हिंदू आबादी गिर सकती है और मुस्लिम आबादी कहां पर पहुंच सकती है। 40% अवैध अप्रवासी को पहले से अवैध रूप से रह रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये आंकड़े हैं अंजीत उनमें बदलाव हो रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है। बिल्कुल आयुषी, और इसके अलावा आपको बताएं कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। दरअसल ये रिपोर्ट बताती है कि झुग्गियों में अवैध अप्रवासी खतरनाक तरीके से बहुत ज्यादा बढ़े हैं। 50% से ज्यादा महिलाओं की तस्करी की गई है और आपको बताएं कि 40% अप्रवासी, आपको बताएं कि जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर के ये रिपोर्ट बताती है कि आने वाले वक्त में हालात अच्छे नहीं रहेंगे और हिंदुओं की आबादी घटेगी। बिल्कुल, तो ये किस तरीके से आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। कौन ये लोग हैं? घरेलू काम, निर्माण से जुड़े छोटे मोटे व्यवसाय अप्रवासी पा रहे हैं। स्थानीय लोगों की नौकरियां जो हैं वो अप्रवासी ले रहे हैं। अप्रवासियों से नाराजगी और सामाजिक विभाजन लगातार पैदा होता जा रहा है। ये भी कारण माना जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उनका हक छीन रहे हैं ये अप्रवासी, जिसके चलते जो ये आंकड़ा है वो लगातार बदलता जा रहा है। और अब बात मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी चुनाव पर जारी सियासी घमासान की करते हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में जहां 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स साथ आए, नया गठबंधन तैयार हुआ, तो वहीं एनसीपी शरद पवार को ये नया सियासी साथ पसंद नहीं आया। बिल्कुल, वजह है सीटों का फॉर्मूला। राज ठाकरे के उद्धव के साथ आने से पहले शरद पवार उद्धव के साथ थे। उनका गठबंधन उद्धव की शिवसेना के साथ था, लेकिन एमएनएस की एंट्री होते ही शरद की पार्टी की सीटों पर अब संकट आ गया है और फिर से बात यहां से बिगड़ गई। अब शरद पवार बीएमसी चुनाव में उद्धव का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने की तरफ बढ़ रहे हैं और बात नहीं बनी तो वो अकेले ही मैदान में उतर भी सकते हैं। फिलहाल बदलते समीकरण की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स जो है साथ आए हैं। बीएमसी चुनाव अब साथ मिलकर लड़ेंगे और उसके बाद जो माना जा रहा है आने वाले चुनाव में बीएमसी चुनाव होने अंजीत, उसमें भी जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आएगी। और ये तस्वीरें आप देखिए, जब 20 साल बाद आए ठाकरे बंधु बीएमसी चुनाव साथ मिलकर लड़ने का उन्होंने ऐलान किया। बुधवार को वर्ली के एक होटल में उद्धव और राज ठाकरे ने संयुक्त रूप से बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान किया है। इससे दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर महीनों से जारी अटकलों पर विराम लग गया। हालांकि इस दौरान दोनों दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये अभी तय नहीं हुआ। बिल्कुल, और देखिए जब साथ आए तो साथ आने के ऐलान के बाद दोनों भाइयों ने मुंबई में बाला साहेब ठाकरे की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है।
और लंबे अरसे के बाद ठाकरे परिवार एक साथ मंच पर नजर आया और इस मंच से ही साथ आने का ऐलान हो गया। सियासी मजबूरी का इससे बड़ा उदाहरण शायद नहीं हो सकता। जब तक दुकान अच्छी चल रही थी तब तक उद्धव ठाकरे सोचते भी नहीं थे कि चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाएंगे। राज ठाकरे ने भी अपने आप को इधर उधर की सियासत में बिजी रखा था, लेकिन हालात बदले तो दोनों भाइयों ने हाथ मिलाने में ही भलाई समझी। उद्धव ठाकरे की सियासी जमीन लगातार खिसक रही है। पहले पार्टी छिन गई, फिर वोट बैंक भी छिटका, दूसरी ओर राज ठाकरे कभी सियासी जमीन बना ही नहीं पाए। अब भाई भाई का प्यार जागा है, बाला साहब के नाम का चमत्कार जागा है। दोनों को लग रहा है कि साथ आना मजबूती है, विरोधियों को लग रहा है कि मजबूरी है। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। डराओ, धमकाओ और वोट ले लो। अब देखिए, ठाकरे ब्रदर्स साथ आए तो कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या जमीन किसकी, तो साथ आए हैं ठाकरे ब्रदर्स, और क्या पूरा समीकरण आगे बैठने वाला है और क्या इसका फायदा बीएमसी चुनाव का, ये भी हम आपको बता दें। उद्धव और राज ठाकरे बीएमसी चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, ये ऐलान कर दिया है। दोनों भाइयों ने अपनी पार्टियों के गठबंधन का ऐलान किया। दोनों भाइयों का पूरा परिवार भी एक मंच पर साथ दिखा और 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ एक मंच पर नजर आए। सियासी मैदान में दोनों भाई एक साथ उतरेंगे। अब 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर अपनी एमएनएस बनाई थी। जुलाई में दोनों भाइयों ने मराठी एकता पर एक साथ रैली की थी। अब दोनों भाइयों ने आधिकारिक गठबंधन की घोषणा भी कर दी है। दोनों भाइयों की पार्टियों ने इस घोषणा को ऐतिहासिक बताया है। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को वोटिंग होनी है। 16 जनवरी को निकाय चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा और हाल ही में हुए निकाय चुनाव में महायुति को बम्पर जीत हासिल हुई थी। 288 सीटों के रिजल्ट में महायुति को 207 सीटों पर जीत मिली। वहीं अगर महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो 44 सीटों पर ही महाविकास अघाड़ी को जीत हासिल हुई। उद्धव ठाकरे की पार्टी को सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली है। उद्धव ये उम्मीद जता रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि राज ठाकरे के साथ आने से उन्हें और उनकी पार्टी को फायदा होगा। और अब उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है इस गठबंधन के बाद, वो भी आपको सुनवाते हैं। मराठी माणसांनी बलिदान देऊन, हम ठाकरे भाई यहाँ हैं। हमारे पिता ने मुंबई की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। पूरा ठाकरे परिवार आजादी की लड़ाई में शामिल था। इतने सालों तक हम सत्ता में थे, लेकिन हाल ही में सब खत्म किया जा रहा है। दिल्ली में बैठे उनके नेताओं का यही मकसद है। अगर वे कामयाब हो गए तो ये मुंबई के शहीदों का अपमान होगा। आता जर का आपण भांडत राहिलो। आज एक मुलाकात झाली होती। मेरा एक इंटरव्यू था जिसमें मैंने कहा था कि महाराष्ट्र किसी भी पर्सनल झगड़े से बड़ा है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। इन दिनों राज्य में बच्चा चोर गैंग एक्टिव है। 2 लोग हैं जो नेताओं को उठा ले जा रहे हैं। कई सालों से राज्य इस दिन का इंतजार कर रहा था और आज वो दिन आ गया है। आज आम्ही एकत्र येण्याची सुरुवात त्या वाक्यापासून झाली। अब देखिए, जब दोनों भाई साथ आए हैं तो इनके गठबंधन के मायने क्या बता रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठी वोटर एक साथ आएंगे। इसका असर, सीधा असर बीजेपी और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पर भी पड़ेगा। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में बीजेपी के लिए सीधी चुनौती होगी। शिंदे गुट की एकजुटता पर भी सवाल उठेगा। साथ ही साथ कैडर कंफ्यूज होगा। बीएमसी में अच्छा प्रदर्शन हुआ तो सियासी जमीन भी मजबूत होगी, ये भी माना जा रहा है इस गठबंधन के बाद। अब बीएमसी चुनाव क्यों है, साख का सवाल, ये भी आपको बता दें। दरअसल बीएमसी एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी है। इसका कुल जो बजट है वो 74,000 करोड़ रुपए का है। मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों से बड़ा इसका बजट माना जाता है और भूटान जैसे देशों की जीडीपी से भी ये बड़ा है। बीएमसी का बजट 1997 से 2017 तक शिवसेना ने यहाँ पर राज किया था और तब बीजेपी शिवसेना की सहयोगी हुआ करती थी। लिहाजा ये सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं है बल्कि मुंबई की सत्ता हासिल करने की भी लड़ाई मानी जा रही है। तो काफी मायने हैं इस गठबंधन के। अब असर क्या पड़ेगा ये भी देखने वाली बात है। लेकिन इस गठबंधन के बाद अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है तमाम लोगों का, वो भी सुनिए। जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी 2 पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है।
ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। ये वोट का लालच, वोट की नीति है, ये नोट की नीति है। उनको क्या चाहिए? इतने साल उन्होंने सत्ता भोगी है, क्या मुंबई के लिए किया है? ये मुंबई कर तो मुंबई के बाहर भाग गया, उसको बाहर जाना पड़ा, इसके जिम्मेदार कौन? और महायुति सरकार जो है ये लोगों के लिए है, कुर्सी के लिए नहीं है। बहुत ही बड़ा दिन है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, और जो भी इस महाराष्ट्र की भूमि के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए, सबके लिए बड़ा दिन है। जहाँ जब बीजेपी हारने की बात होती है, बीजेपी हारने वाली होती है, तब यही बात शुरू करते हैं धर्म के बारे में, जात के बारे में, भाषा के बारे में। खुद ने काम क्या किया है देश में, ये दिखाओ। आज की जो युति हो रही ये मजबूरी है। कांग्रेस उबाठा के साथ नहीं है, शरद पवार उनके साथ में नहीं है, तो कोई तो चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा जिसको कहते हैं, उस तरीके से आज वो राज साहब का सहारा लेना चाहते हैं, और इसलिए ये मतलबी युति होगी। जब पाव के नीचे की जमीन खिसक गई है, नगर पालिका चुनाव में आप इतने से हो गए, किंचित हो गए, 8 पे आ गए, 288 में केवल 8। उद्धव जी, यही परिस्थिति मुंबई में होने वाली है, इसलिए उन्होंने ये रास्ता पकड़ा है। मुंबई की जनता डेवलपमेंट के लिए वोट देगी। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए, उनकी जो लूट चल रही है मुंबई में, वो रोकने के लिए उद्धव जी और राज जी आज एक साथ आए हैं। हम एक साथ मुंबई के साथ 10 महानगर पालिका में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। ये भाजपा का नाटक है, ये भाजपा का नाटक है। यहाँ जो हिंदी भाषी का बीजेपी की राजनीति है, डराओ, धमकाओ और वोट ले लो। और ये समय की मांग है। जैसे हमने देखा था कुछ दिन पहले NSCI 2 में इतनी जनता आई थी और उनका विश्वास ये था कि हम लोग सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे, आज वो पूरा होने जा रहा है। तो ये महाझूठी गठबंधन को उनको सजा सिखाने के लिए, उनको सजा देने के लिए, और जो इन्होंने जनता को ट्रस्ट रखा है, वो ट्रस्ट जो इन्होंने काम किया है जनता के बीच लेकर जाने के लिए हम काम करेंगे। और बड़ी खबर एक और बताते हैं आपको, इसी से जुड़ी हुई उद्धव और शरद पवार गठबंधन पर ये अहम खबर है। अलग अलग लड़ सकते हैं बीएमसी चुनाव। शरद पवार गुट सीट फॉर्मूले से नाराज है। इसके अलावा आपको बता दें कि एनसीपी शरद पवार 10 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, शरद गुट की कांग्रेस से 58 सीटों पर बातचीत जारी है। तो माना यह जा रहा है कि फिलहाल शरद पवार नाराज हैं। आपको बताएं कि एनसीपी शरद पवार गुट नाराज है और 10 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि अब अलग अलग ये चुनाव लड़ सकते हैं आने वाले वक्त में। तो उद्धव शरद पवार गठबंधन से बेहद अहम खबर है ये, और खबर यह है कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं बीएमसी का। और ये जो पूरा फॉर्मूला है, इसको लेकर के पेच फंस गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि शरद पवार अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। आयुषी बताएंगे आपको कि आखिर ये पेच फंसा कहां है। बिल्कुल अंजीत, तो सीट फॉर्मूले पर कहां पेच फंसा है ये आपको बताते हैं। सूत्रों से खबर ये मिल रही है कि बीएमसी की 227 सीटों को लेकर उद्धव गुट ने फॉर्मूला तय कर लिया है। शिवसेना यूबीटी 145 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं इस गठबंधन में एमएनएस को 65 से 70 सीटें मिल सकती है, ये भी खबर मिल रही है। और खबर ये भी है कि शरद पवार की एनसीपी को 10 से ज्यादा सीटें नहीं देने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद शरद गुट ने ठाकरे गुट से सीटों की जो चर्चा है वो बंद कर दी है। अब शरद गुट की तरफ से ये कहा गया है कि जहां सम्मान नहीं वहां गठबंधन उचित नहीं है। शरद पवार की एनसीपी की आंतरिक बैठक में शिवसेना उद्धव गुट से अलग होने का फैसला भी ले लिया गया है। शिवसेना यूबीटी से दूरी बनाकर अब कांग्रेस से हाथ मिलाने की तैयारी की जा रही है शरद गुट की तरफ से। शरद गुट की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि उनकी बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ 58 सीटों पर बातचीत जारी है और अगर सुबह तक फैसला नहीं हुआ तो एनसीपी शरद पवार की तरफ से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। अब शाम तक एनसीपी एसपी की पहली लिस्ट भी आ सकती है, ये माना जा रहा है। तो कहां पेच फंसा हुआ है, कहां पर क्या जो पेच है वो फंसा हुआ है और उसके बाद क्या असर देखने को मिलेगा, ये भी हमने आपको बताया। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को आगामी मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए उद्धव और राज ठाकरे का जो गठबंधन हुआ उस पर बात की है और अंजीत इसके बारे में और आपको बताएंगे।
जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने फिर साथ आए और उसके बाद उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दोनों दल अपनी पहचान हो चुके हैं और उनके इस रीयूनियन को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे रूस और यूक्रेन साथ आ गए हों। ये गठबंधन उन दो दलों के बीच हुआ है जिन्होंने अपनी पहचान खो दी है। लोगों को उन पर भरोसा नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्होंने अपना वोट बैंक भी गंवा दिया है। तो ये तंज कसा है और जब 20 साल बाद ठाकरे बंधु साथ आए उसके बाद ये तंज कसा गया है। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप, दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। मुंबई के लोगों ने, हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है, इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी, हमारी महायुति मुंबई जीतेगी। तो आपको मैं बताऊं कि देवेंद्र फडणवीस लगातार हमलावर हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों भाई साथ आ गए, जैसे लग रहा है कि रूस और यूक्रेन साथ आ गए हों। लेकिन अब एक नई तस्वीर देखने को मिली महाराष्ट्र में उद्धव और ठाकरे को लेकर के। लेकिन बीजेपी अपने दावे कर रही है इस गठजोड़ को लेकर। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। दरअसल ठाकरे ब्रांड को मजबूत करने की कोशिश है, लेकिन साथ आना जीत की गारंटी नहीं है। मराठी वोटों का एकीकरण फायदेमंद है, बीजेपी की संगठनात्मक ताकत से मुकाबला मुश्किल है। तो ये एक्सपर्ट बता रहे हैं और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में फायदा हो सकता है कि मिले। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक अहम खबर आपको बता दें, चंदौली के बलुआ थाना इलाके में किन्नर समाज के लोगों ने चहनिया चौराहे पर प्रदर्शन किया। किन्नरों का ग्रुप 2 दिन पहले एक किन्नर के घर पर हुए बम हमले से आक्रोशित है। चंदौली के बलुआ थाना इलाके में किन्नर समाज के लोगों ने चहनिया चौराहे पर प्रदर्शन किया। दरअसल किन्नरों का ग्रुप 2 दिन पहले एक किन्नर के घर पर हुए बम हमले से आक्रोशित है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाने की मांग को लेकर कई किन्नर चौराहे पर पहुंच गए और सड़क पर बैठकर आवागमन पूरी तरह से बाधित कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल के साथ एसडीएम, सीओ मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे किन्नरों ने आरोप लगाया कि बम से हमले के बाद समाज में भय और आक्रोश का माहौल है। किन्नरों ने मांग करते हुए कहा कि बम हमला करने वाले आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। हंगामे की सूचना मिलने पर सूचना मिलते ही सकलडीहा की सीओ स्नेहा तिवारी भी मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने में जुट गई। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद किन्नर समाज के लोग शांत हुए। और अगली खबर भी यूपी से है, जहां महोबा में मोहल्ला रायकोट में अफरा तफरी मच गई जब मकान निर्माण के दौरान 2 पड़ोसियों में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई। जी बिल्कुल आयुषी, ये रिपोर्ट दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्नाव से जो जुड़ी खबर है वो आपको दिखाते हैं। और इस बीच उन्नाव से जुड़ी बड़ी और अहम खबर बताते हैं आपको। उन्नाव मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सीबीआई। ये पूरा मामला कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा हुआ है। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को चुनौती देगी सीबीआई। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी है, लेकिन फिलहाल अब सीबीआई ने एसएलपी दाखिल करने का फैसला किया है और पीड़ित भी ये चाहती है कि पीड़ित का भी ये कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल, जब से कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली है उसके बाद हमने देखा पीड़िता लगातार इस जमानत का विरोध कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी और अब इसमें बड़ी खबर ये मिल रही है कि सीबीआई ने एसएलपी दाखिल करने का फैसला लिया है और हाईकोर्ट में भी सीबीआई ने जमानत का विरोध किया था और एक बार फिर से सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी उन्नाव मामले को लेकर। और बड़ी खबर अब आपको बता दें, इसी मामले से जुड़ी हुई राहुल और सोनिया गांधी से मिली पीड़िता। कल शाम दिल्ली में करीब 1 घंटा पीड़िता की मुलाकात हुई राहुल और सोनिया गांधी से। राहुल गांधी ने न्याय दिलाने का भरोसा पीड़िता को दिया है। पीड़िता के परिवार की मांग है कि रेप केस के आरोपी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द की जाए। इसी सिलसिले में पीड़िता अपने परिवार के साथ 10 जनपद जाकर राहुल और सोनिया
गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंची और राहुल गांधी ने न्याय का भरोसा दिलाया, ये पीड़िता की तरफ से कहा गया। उन्नाव रेप पीड़िता ने 10 जनपद पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की है। क्या आपने दुख दर्द इनसे साझा किया और क्या आश्वासन? साझा यही किया, मैंने सारी अपनी घटना बताई और उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि हम आपको बेटा न्याय दिलाएंगे और आप लीगल से भी न्याय दिलाएंगे। आप परेशान मत होइए, आप हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए। ये किनके शब्द थे? ये किसने कहा? ये दोनों लोगों के शब्द, एक ही शब्द थे कि आप परेशान मत होइए, आप हिम्मत रखिए, आप एक हिम्मती लड़की हैं, आप परेशान मत होइए, हम बैठे हैं। इस लड़ाई में इसका पहला ऑर्डर है कि कुलदीप सिंह सेंगर रेप के आरोपी, जो एक लड़की के साथ रेप किया, परिवार को खत्म कर दिया, बाप को खत्म, सबको खत्म कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर जज साहब दया खाते हुए बोले कि उनको जमानत दे दी। एक रेप विक्टिम गिड़गिड़ाती रही, उसको उसकी ना सुन के उनके फेवर में कर दिया। और इससे जुड़ी एक और खबर बताते हैं। उन्नाव रेप मामले में पीड़िता का कैंडल मार्च, दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में कैंडल मार्च किया गया। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में पीड़िता है और आपको बताएं कि पीड़िता ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पीएम राष्ट्रपति से मुलाकात करके अपना दर्द बताएंगे, ये भी पीड़िता ने कहा है, जो लगातार कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद प्रदर्शन कर रही है और इस जमानत का विरोध कर रही है। आपको बता दें कि निजामुद्दीन इलाके में भी पीड़िता ने कैंडल मार्च निकाला और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं, कब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ये कुछ पता नहीं है कब हम जा सकते हैं और मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी और मैं जनता से गुहार लगा दूं, मुझे जनता न्याय दे, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ। मैं प्राइम मिनिस्टर पे भी बोल रही हूँ, हमसे मिलने में अपना दुख बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और मैं राष्ट्रपति जी, वो एक महिला है, महिला का दर्द वो भी समझती है कैसा होता है। मैं उनसे भी मिलने का टाइम मांगी हूँ कि मैम हमसे मिलिए, मैं अपना दुख बताऊं और मुझे न्याय दीजिए। कैसे आप ये सारी चीजें देख रही हैं? काश हम सब देख पाते कि अगर सीबीआई सच में सीरियस होती, अपोज करती ना उस चीज़ का। जब वो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, जब वो इस चीज़ की तरफ बढ़ रहे थे, तब उनको करना चाहिए था। अब खाना पूर्ति कर रहे हैं, या मैं कैसे बोल दूं, बट जहाँ तक कि मेरा माइंड कहता है इतने सारे केसेस को देखते हुए कि सीबीआई ने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया। मैम, सीबीआई ने ये भी कहा है कि लगातार जब हाईकोर्ट में जो भी दलीलें उनकी तरफ से दी गई, तो इस जमानत का न सिर्फ पीड़िता की तरफ से विरोध किया गया, बल्कि उनकी तरफ से भी जो विरोध है वो लगातार वहाँ पर किया गया, लेकिन इन सब के बावजूद जो जमानत है वो दे दी गई थी। देखिए, वो ये पुरजोर जोर से अगर किया जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, पर मैं कह रही हूँ, मैं गलत साबित हूँ, मुझे लगता है काश मैं गलत साबित हूँ और सच में सीबीआई अपना पुरजोर लगा के पीड़िता को न्याय दिलाने में शायद मदद करे। काफ़ी केसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे हुए हैं जिनसे हमें बहुत उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुआ, पर फिर भी होप अगेंस्ट होप उम्मीद करती हूँ कि इस बच्ची के साथ जो इतनी नाइंसाफी हुई है, एटलीस्ट मानवता के नाते ही सुप्रीम कोर्ट इसे न्याय दे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे तो आज से नवी मुंबई एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो गया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पहले प्लेन ने लैंड कर दिया है। बेंगलुरु से आई फ्लाइट की लैंडिंग हुई और पहली फ्लाइट को वाटर कैनन सैल्यूट किया गया। जहाज से एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो गया है। अच्छी खबर है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट को लेकर जो लोगों का इंतजार था वो फिलहाल खत्म हो गया है। पहले प्लेन की लैंडिंग हुई आज। बेंगलुरु से आई फ्लाइट की लैंडिंग नवी मुंबई में हुई और उसके बाद आपको बता दें कि वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया और नवी मुंबई एयरपोर्ट काफी वक्त से बन रहा था और अब ये देखिए, जब पहली फ्लाइट बेंगलुरु से पहुंची और उसके बाद वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, जब पहली फ्लाइट नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई और इस दौरान स्वागत किया गया। बिल्कुल, तो पहला स्वागत कैसे किया गया इस फ्लाइट का आप देखिए। वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया है क्योंकि इस एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद जो दूसरे एयरपोर्ट थे, जो भार उन पर था वो माना जा रहा है कम होगा और जब पहली फ्लाइट यहाँ पर लैंड हुई तो किस तरीके से एक शानदार तरीके से इसका स्वागत किया गया, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, इंडिगो ने एयरपोर्ट पर केक काटा है और उसके बाद ये जैसे ही एयरपोर्ट शुरू हुआ उन्होंने केक काटा, एक दूसरे को बधाई भी दी क्योंकि इंडिगो की ये टीम जैसे ही ये एयरपोर्ट संचालन शुरू हुआ एयरपोर्ट का, वैसे ही उन्होंने केक काटा और आप देखिए एक दूसरे को बधाई भी दी।
लंबे इंतजार के बाद नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है। एयरपोर्ट पर ऑपरेशन की शुरुआत से पहले बुधवार शाम को एक शानदार ड्रोन शो का आयोजन किया गया। इसमें 1515 ड्रोन्स ने एक साथ उड़ान भरकर आकाश में एयरपोर्ट के लोगों के अलावा खिलता हुआ 3D कमल, ग्रीन एयरपोर्ट, राइज ऑफ इंडिया और इसके अलावा मुंबई के ऊपर उड़ते विमान जैसी तमाम अद्भुत तस्वीरें बनाई। इस शानदार ड्रोन शो ने आसमान को खूबसूरत कैनवास बना दिया। आपको बता दें कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का डिजाइन भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। अदानी ग्रुप द्वारा संचालित नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से कमर्शियल सेवाएं शुरू हो जाएंगी। करीब 19,650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण में एक टर्मिनल और एक रनवे है, जिसकी सालाना क्षमता 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है। एयरपोर्ट के 5 चरण पूरा होने पर इसकी क्षमता 9 करोड़ यात्री प्रति वर्ष हो जाएगी। तो रिपोर्ट में आपने देखा कैसे शानदार आयोजन किया गया था, ड्रोन शो किया गया था। और अब एक और शानदार तस्वीर है आपके सामने, नवी मुंबई एयरपोर्ट की ये तस्वीर, जहां पहली फ्लाइट जब लैंड हुई तो कैसा शानदार स्वागत इस फ्लाइट का किया गया और एक परंपरा के तौर पर वाटर कैनन सैल्यूट इस फ्लाइट को दिया गया। बेंगलुरु से जो पहली फ्लाइट थी वो इस एयरपोर्ट पर लैंड हुई और उसके बाद शानदार आगाज इसका हुआ। जी हाँ, वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया और ये देखिए अभी जैसे ही ये फ्लाइट घूमेगी, हालांकि तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन फिर से आप देखिए क्योंकि ये तस्वीरें बेहद शानदार हैं और ये खुशी का पल है मुंबई के लोगों के लिए जो लोग नवी मुंबई जाते हैं। ये देखिए वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया फ्लाइट को। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि इंडिगो का जो इंडिगो का स्टाफ है उसने केक काटा है और एक दूसरे को बधाई दी है। और पारस दामा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं नवी मुंबई के बाहर से। पारस, ये बताइए कि खुशी का पल है और पहली फ्लाइट लैंड हो गई जिसका स्वागत किया गया। जी बिल्कुल, ये नवी मुंबई और मुंबई के लोगों के लिए बहुत बड़ा पल है क्योंकि लगातार नवी मुंबई के लोग नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए इंतज़ार कर रहे थे। कई वर्षों से लगातार काम नवी मुंबई एयरपोर्ट का चल रहा था और सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक नवी मुंबई एयरपोर्ट को माना जा रहा था क्योंकि पूरे मुंबई में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट था। अगर नवी मुंबई से किसी को फ़्लाइट से कहीं यात्रा करनी है तो उसको अंधेरी तक जाना पड़ता था, मगर नवी मुंबई में ही अब जो एयरपोर्ट बना है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है और उसकी वजह से लोगों को यात्रा करने में भी आसानी होगी। अगर आप देखें तो सुबह से ही नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लोगों का भारी जो भीड़ है वो दिखती हुई नज़र आती है। हम लोग अभी अराइवल्स पर खड़े हैं और यहाँ पर जो पहली फ़्लाइट बेंगलुरु से उड़ी थी वो 8 बजे के आसपास नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुँची थी। अगर आप यहाँ पर तैयारियाँ देखें तो तैयारियाँ भी पुख्ता तौर पर की गई थी। जैसे ही फ़्लाइट लैंड हुई उसके बाद जो पहली फ़्लाइट लैंड हुई उसको वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। उसके बाद वहाँ पर उनको रिसीव किया गया। रिसीव करने के बाद अब लोग जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। इंडिगो की पहली फ़्लाइट जो है वो लैंड हुई थी नवी मुंबई एयरपोर्ट पर। लगातार कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा नवी मुंबई एयरपोर्ट के बारे में बात करना लोगों ने शुरू किया था और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था जिसको पूर्ण करने के बाद आज से पहली कमर्शियल फ़्लाइट जो है वो उड़ना शुरू हो गई। हैदराबाद के लिए 8:30 बजे पहली फ़्लाइट नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ी है और पहली फ़्लाइट 8 बजे सुबह बेंगलुरु से नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची है। यहाँ पे फुटफॉल लगातार लोगों का बढ़ते जा रहा है। कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, उनका कहना था कि सिर्फ नवी मुंबई एयरपोर्ट को देखने के लिए उन्होंने बेंगलुरु से फ़्लाइट बुक की थी नवी मुंबई के लिए। कुछ लोग जो हैं पहले मुंबई के अंधेरी एयरपोर्ट गए, वहाँ से कहीं और डेस्टिनेशन की टिकट बुक की और उसके बाद नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है वो पहली फ़्लाइट के लिए उन्होंने टिकट बुक की थी जो यहाँ पर पहुंचे थे। लगातार इसी तरीके की तस्वीरें अगर आप देखें तो लोगों का जमावड़ा जो है वो बिल्कुल पारस साहब नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अच्छी खबर है कि नवी मुंबई का एयरपोर्ट शुरू हो गया है। बिल्कुल, और नवी मुंबई एयरपोर्ट पर बोले हैं अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी। मुंबई के लोगों के लिए ये गर्व का पल है। ये ब्रांड न्यू एयरपोर्ट है, इसे वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाने की कोशिश हमने की है। और क्या कुछ कहा है नवी मुंबई एयरपोर्ट पर गौतम अदानी ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। Have the man himself, Mr. Gautam Adani, joining us, who is greeting and welcoming the passengers with a bright smile. Sir,
The excitement is in the air. We saw, passengers clapping. We are seeing a new gateway altogether when we talk about the aviation, sir. What's like for you now? No, actually, this is a very proud moment for Mumbaikars, and we are really fortunate where we got basically rights to develop this airport. It's a brand new airport, and we try to make it the world-class airport. Sir, at this point in time, what would your really message be to the passengers? I saw them all with the phones up, being excited to take selfie with you. No, this is actually Mumbai was struggling since last 10 years to having the more facility on airport side, and the present Mumbai airport was actually fully jammed, and this will basically ease out air traffic movement in Mumbai side. So thank you so much for speaking to NDTV. There you have the man himself putting out a word saying that how important is each and every passenger for him and everybody here who have landed at Navi Mumbai International Airport. With video journalist Kumar Rituraj Purohit for NDTV in Navi Mumbai. और अब बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बताते हैं। उत्तराखंड के रुड़की में गोदाम में आग लग गई और इस भीषण आग ने भयानक रूप ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देर शाम अचानक से इस गोदाम में आग लगी। हालांकि कारण क्या रहे इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरों से समझिए कितनी भीषण ये आग लगी थी। स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश उन्होंने की और उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आग से गोदाम में रखा जो सामान था वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। उत्तराखंड की रुड़की की ये तस्वीरें जहाँ एक गोदाम में अचानक से आग लगी और पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है। लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का आज उद्घाटन करेंगे और ये समय है दोपहर 2 बजे का। दोपहर 2 बजे लखनऊ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2:30 बजे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो इस बीच आपको बताएं कि सारी तैयारियां हो गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के, और वो लखनऊ पहुंचेंगे 2 बजे और 2:30 बजे के आसपास वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे, जिसमें एक अटल जी की मूर्ति बनाई गई है। तो ये दिल्ली की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा इस वक्त पहुंचे हैं, क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर न सिर्फ लखनऊ में बल्कि देश के अलग अलग कोने में जो है ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। लखनऊ में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं, तो यहीं दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां जेपी नड्डा श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। तो आपको बताएं कि पहले ही निरीक्षण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ कई और सरकार में मंत्री वहां पर मौजूद हैं जो निरीक्षण कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले आपको बताएं कि पूरी तैयारी देखी जा रही है। जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, देखिए बीजेपी के कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो भी तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के और भी कई नेता इसमें आपको नजर आएंगे। और ये तैयारी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे में शामिल हो रहे हैं। लखनऊ जा रहे हैं वो, और दोपहर 2 बजे वो लखनऊ लैंड करेंगे। इसके अलावा 2:30 बजे वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल अंजीत, और सुशासन दिवस के रूप में बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को मनाती है और वैसे ही कार्यक्रम आज हमें देखने को मिलेंगे देश के अलग अलग इलाकों में। और आप तस्वीरें आप देखिए, लखनऊ में भी आज एक भव्य कार्यक्रम होगा जहां प्रधानमंत्री लखनऊ में मौजूद रहने वाले हैं और यहां पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन आज पीएम करेंगे। दोपहर 2 बजे का वो समय जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली में किस तरीके से श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं तमाम जो नेता, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की प्रमुख बातें क्या हैं, इसकी खासियत के बारे में आइए आते हैं। दरअसल 65 एकड़ में फैला है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। 230 करोड़ लागत से बनकर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल तैयार हुआ है। 3 महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं।
65 फुट ऊंची कांस्य की तीनों प्रतिमाएं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति है, इसके साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा है और डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा भी यहां लगाई गई है। तो आपको बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति भी लगाई गई है। और ये देखिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और लखनऊ में आपको बता दें कि अनावरण शुरू हो गया और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। तो आप दो अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त जो पहली तस्वीर है आपके सामने, वो दिल्ली की तस्वीरें हैं और दिल्ली में जेपी नड्डा इसकी शुरुआत कर रहे हैं कार्यक्रम की। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो लखनऊ की देख रहे हैं। आप लखनऊ में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और उसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन आप देखिए यहां पर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और जेपी नड्डा ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस दौरान आप देखिए कि तमाम और लोग नजर आ रहे हैं। निर्मला सीतारमण आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, कई सारे केंद्र सरकार के मंत्री नजर आ रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए एक पोस्ट किया और उनका एक वाकया लोगों के साथ शेयर किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, मैं तुमसे तभी शादी करूंगा जब तुम मुझे पूरा पाकिस्तान दहेज में दोगी। ये अटल बिहारी वाजपेयी का उस पाकिस्तानी महिला को दिया गया जवाब था जिसने वाजपेयी से शादी करने की इच्छा जताई थी और कश्मीर को उपहार में मांगा था। एक तरफ अटल जी और दूसरी तरफ आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने उनको लेकर के ये बातें कही हैं। और अब दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज नमन किया जा रहा है और आप देखिए कि नमन करने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत तमाम लोग पहुंचे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की महोबा की, जहां मोहल्ला रायकोट में अफरा तफरी मच गई जब मकान निर्माण के दौरान दो पड़ोसियों में कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद वहां जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है, देखिए। ये मामला है महोबा के रायकोट मोहल्ले का, जहां मकान के छज्जे को लेकर हुए विवाद में दो पड़ोसी पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक झड़प में कुल 12 लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना उस वक्त हुई जब 38 वर्षीय प्रेमचंद अपने मकान की दीवार का निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी के मकान का छज्जा निर्माण कार्य में बाधा बन रहा था, जिस पर आपत्ति जताने के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी डंडों, लोहे की रॉड तथा पत्थरों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बिहार में जहां एक और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर छात्राओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो टीम बनाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है। यहाँ उर्दू स्कूल के छात्रों ने गर्ल्स स्कूल की बच्चियों का जीना मुहाल कर दिया है। सभी छात्राएं दहशत में हैं और अब सरकार से गुहार लगा रही हैं। क्या गुहार लगा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। मामला मुजफ्फरपुर के बनारस बैंक चौक चंदवारा का है, जहां दो स्कूल, मिडिल स्कूल और उर्दू स्कूल के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मिडिल स्कूल की छात्राओं का आरोप है कि उसी कैंपस में चल रहे उर्दू स्कूल के कुछ छात्र लंबे समय से छेड़खानी और अश्लील इशारे कर रहे हैं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब प्रार्थना के दौरान एक छात्र माइक पर पहुंचा और आपत्तिजनक शब्द बोलकर फरार हो गया। शिकायत करने पर आरोपी के परिजन स्कूल पहुंचे और शिक्षकों से गाली गलौज भी की। इस माहौल में छात्राएं दहशत में हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही परिजन और मोहल्ले के लोग स्कूल पहुंचे। डायल 112 पर कॉल के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अब बच्चे लोगों में ही थोड़ा सा
जो है नोक झोंक हो गया था, उसी को लेकर कुछ विवाद था, उसी का जांच करने आए थे। मामला जो ये है वो बच्चे लोगों के बीच से ही है। मिली शिकायतों के आधार पर जांच की जा रही है। शिक्षा विभाग भी मामले की जांच कर रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। हरिद्वार में दिन दहाड़े गोलीबारी होने की जानकारी आ रही है। कुख्यात बदमाश पर बीच सड़क पर फायरिंग की खबर है। पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था बदमाश और पेशी के दौरान ही आपको बताएं कि फायरिंग हुई है। तो हरिद्वार का ये मामला, दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना सामने आई है। कुख्यात बदमाश पर 20 सड़क फायरिंग हो गई। आपको बता दें कि पेशी के लिए इस बदमाश को ले जाया जा रहा था और तभी अचानक से बीच में फायरिंग हो गई। ये तस्वीर भी आप देखिए किस तरीके से जो ये बदमाश है ये इन तस्वीरों में भागता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा के घेरे में था, सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन उस बीच जब इसे पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तभी अचानक से फायरिंग हुई, जिसमें सिपाही घायल हो गया है। और फायरिंग का ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात अलीगढ़ की। अलीगढ़ में मस्जिद से तेज आवाज में अजान को लेकर बवाल हो गया। हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद से तेज आवाज में अजान देने पर आपत्ति व्यक्त की है और ये कहा है कि ये अच्छा नहीं है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मस्जिद से तेज आवाज में अजान को लेकर बवाल हो गया। यहाँ हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद से तेज आवाज आने में अजान देने पर आपत्ति व्यक्त की है और आवाज कम करने की अपील की। ज्ञापन देने वालों का कहना है कि अजान की तेज आवाज से बच्चों की पढ़ाई में बाधा होती है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ में गूलर रोड स्थित मोती मस्जिद का है। यहाँ हिंदू संगठनों की तरफ से प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान अजान की आवाज से छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होने की बात कही गई। ज्ञापन देने वालों का कहना है कि परीक्षा के समय अजान की आवाज पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञापन को लेकर स्थानीय स्तर पर बहस शुरू हो गई। अब देखना होगा कि प्रशासन इस ज्ञापन पर क्या रुख अपनाता है और आगे क्या कार्रवाई करता है। हालांकि ये मामला सामने आने के बाद शहर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। और अहम जानकारी शिमला के आईजीएमसी अस्पताल से जुड़ी हुई। एक मरीज की पिटाई करने वाले डॉक्टर को फिलहाल बर्खास्त कर दिया गया है। मरीज से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जांच पूरी कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई है। मरीज अर्जुन पवार एंडोस्कोपी करवाकर सांस की तकलीफ के कारण आराम कर रहे थे और ये विवाद तब शुरू हुआ जब बातचीत में डॉक्टर ने मरीज से तू कहकर बात की। दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मारपीट में तब्दील हो गई और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। ये वही वीडियो आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से मरीज और डॉक्टर के बीच जमकर लात घुसे चले और डॉक्टर पर अब ये कार्रवाई की गई है। आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का, स्वास्थ्य मंत्री जी का, हॉस्पिटल के द्वारा बनाई गई कमेटी का, जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है इस तरह के डॉक्टर्स के लिए। शायद आने वाले फ्यूचर में आने वाले ऐसे डॉक्टर के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएगा। और अगली खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। भीषण आग की वजह से वन संपदा को बड़े पैमाने पर नुकसान के साथ जंगली जानवरों को भी जान का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के जंगलों में भीषण आग लगी है। यमुना घाटी से लेकर टोंस वन प्रभाग तक जंगलों में आग लगी हुई है, जिसकी वजह से वन संपदा को बड़े पैमाने पर नुकसान के साथ साथ जंगली जानवरों को भी जान का खतरा बना हुआ है। जिला फॉरेस्ट अधिकारी ने बुधवार को बताया कि हुडोली, मोरी, मियागाड़ के सामने और खरसाटी के पास जंगल में आग धधक रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग इतनी भयावह है कि दिन के उजाले में भी दूर से आग की लपटें आसमान में दिखाई देती हैं। जिला फॉरेस्ट अधिकारी ने जानकारी देते हुए ये कहा कि सूखे पत्ते और लकड़ी के कारण आग तेजी से फैल रही है और सब कुछ अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रही है। इस बीच आग पर काबू पाने के लिए कई सुरक्षा टीमों की मदद ली गई।
वन विभाग ने बताया कि राहत बचाव अभियान अभी जारी है। जंगल और इसके आसपास के इलाके को खाली कराया जा रहा है और आग की वजह से अब तक करीब 9 हेक्टेयर जमीन की फसल बर्बाद हो चुकी है। आग के चलते राज्य के कई इलाकों में अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। क्रिसमस के मौके पर इटली के एक प्रमुख हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया। दरअसल रोम और नेपल्स को जोड़ने वाले A1 हाईवे पर एलपीजी से भरा एक टैंकर उसमें विस्फोट हो गया और देखते देखते वो आग का गोला बन गया। रिपोर्ट देखिए। यह हादसा उस समय हुआ जब A1 मोटरवे पर एक टैंकर की एक ट्रक से टक्कर हो गई। टैंकर में लिक्विड प्रोपेन गैस भरी हुई थी। हादसे के बाद पूरे इलाके में आग लग गई, जिसके बाद कैसर्टा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सावधानी के तौर पर पुलिस और प्रशासन ने तुरंत हाईवे का यह हिस्सा खाली कराया। साथ ही सड़क किनारे मौजूद 2 बिजी सर्विस स्टेशनों और उनके रेस्टोरेंट को भी खाली करा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अचानक टैंकर में जोरदार विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से सड़क और सर्विस स्टेशन की इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ब्लास्ट से पूरा इलाका दहल गया और चारों तरफ मलबा बिखर गया। हालांकि समय रहते इलाके को खाली करा लिया गया था और ट्रैफिक रोक दिया गया था, जिसकी वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के नरेला से बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हो गया है, जिसमें 2 कुख्यात बदमाश घायल हो गए हैं। ट्रैकिंग के दौरान दोनों ने भागने की कोशिश की थी। भागने के दौरान पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई मामले फिलहाल दर्ज कर लिए गए हैं। भागने के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी और इसी दौरान आपको बताएं कि मुठभेड़ हुई है। नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मुठभेड़ में 2 कुख्यात बदमाश घायल हो गए हैं और बताएं आपको कि भागने के दौरान पुलिस पर इन्होंने फायरिंग की थी। अब इनके ऊपर एक और मामला दर्ज किया गया। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी। और आगे खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आकाश में भारत के शौर्य की बात करते हैं। भारत ने आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है और आपको बताएं कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलपूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। तस्वीरें भी उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब इसका सफल परीक्षण किया गया है और आने वाले समय में भारत को इसका फायदा मिलेगा। आकाश में भी हिंद का शौर्य देखने को मिला। आकाश एनजी जिसका सफल टेस्ट -4, 3, 2, 1 now taken off. सबमरीन से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मुनीर इसलिए ऊपर वाले का नाम रट रहा है क्योंकि जिस धुरंधर ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, उसी आकाश डिफेंस सिस्टम का अब नया अवतार मैदान में आ गया है। सोचिए फिर हिमाकत हुई तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी, क्योंकि मुनीर फौज के ठिकानों और आतंकियों के अड्डों को तहस नहस करने की ताकत अब 3 गुना बढ़ चुकी है। आकाश का नया वर्जन 3 गुना ज्यादा दूरी तक दुश्मन के हमलों को तबाह कर देगा। आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। सोचिए, जिस आकाश सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के करीब 400 हवाई अटैक को बर्बाद कर दिया, अब अगर दुश्मन ने बॉर्डर पर कोई साजिश की तो आक्रामक होता आकाश आतंकिस्तान के परखच्चे उड़ा देगा। तो आपको बताएं कि आखिर इस जो भारत की नई ताकत है आकाश, इसकी खासियत क्या है, ये आपको बताते हैं। आपको बताएं कि भारत की ताकत बढ़ाने नेक्स्ट जनरेशन आकाश आ गया है, क्योंकि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एडवांस जिसका ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफल ट्रायल हुआ। डीआरडीओ के मुताबिक ट्रायल के दौरान आकाश एनजी सिस्टम ने
अलग अलग दूरी और ऊंचाई के टारगेट को सटीकता से नष्ट किया। इसमें सीमा के पास कम दूरी वाले टारगेट शामिल थे, वहीं लंबी दूरी पर ज्यादा ऊंचाई वाले लक्ष्य भी इसने भेद दिए। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है और भारत डायनामिक्स ने बनाया है। आकाश सिस्टम के मुकाबले इसकी रेंज करीब 3 गुना है, क्योंकि आकाश नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम की रेंज 70 से 80 किलोमीटर है, यानी आमने सामने ये करीब 80 किलोमीटर दूर ही लक्ष्य नष्ट कर देता है, जबकि आसमान में 20 किलोमीटर ऊंचाई तक निशाना बना सकता है। आकाश के नए वर्जन के हमलों की रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह सिस्टम एक साथ 10 हवाई लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है। यह फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल के साथ ही एयर टू सरफेस मिसाइलों जैसे खतरे का भी मुकाबला कर सकती है। डीआरडीओ ने कहा है, आकाश एनजी पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से लैस है। इसमें देश में ही विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है, जो लक्ष्य को बेहद सटीक तरीके से पकड़ने में सक्षम है। तो यह है आकाश नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन अब इसकी लॉन्चिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, ये आप सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात ताइवान की करेंगे, जहां दक्षिण पूर्वी तटीय शहर ताइतुंग में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 रही। ताइवान के दक्षिण पूर्वी तटीय शहर ताइतुंग में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 रही। अभी तक इससे किसी तरह के जान एवं माल की हानि की खबर नहीं आई है। CWA के मुताबिक भूकंप का केंद्र ताइतुंग काउंटी हॉल से 10.1 किलोमीटर उत्तर में था और इसकी गहराई करीब 11.9 किलोमीटर थी। सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक भूकंप को लेकर ताइपेई, काओशुंग, ताइचुंग और ताइनान समेत कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि ताइपे में ऊंची इमारतें काफी देर तक हिलती रही, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। भूकंप के बाद लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। भूकंप से अलमारियों पर रखे सामान टूटकर जमीन पर बिखर गए। दरअसल ताइवान 2 टेक्टोनिक प्लेटों के पास है और इस वजह से यहाँ भूकंप आमतौर पर आते रहते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2016 में ताइवान में 7.3 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और अब बड़ी खबर अयोध्या से आपको बताते हैं। अयोध्या पहुंची भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति। बेंगलुरु से लाई गई है ये मूर्ति। कीमती पत्थरों से जुड़ी सोने की बेस वाली ये मूर्ति है। मूर्ति को श्री राम मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा। 10 फीट ऊंची और 800 किलो की ये मूर्ति है। प्रतिमा की कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ये भव्य दिव्य मूर्ति की तस्वीर आप देख रहे हैं। कीमती पत्थरों से जड़ी हुई है, सोने की बेस वाली ये मूर्ति है। मूर्ति को श्री राम मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा और आपको ये भी बता दें कि बेंगलुरु से इस मूर्ति को लाया गया है। और आगे बढ़ते हुए अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। बर्फ की सफेद चादर से पूरा गुलमर्ग इस वक्त ढका हुआ नजर आ रहा है। और आपको बताएं कि सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं और सैलानियों में खुशी है, क्योंकि बर्फबारी से वहां फिलहाल उनको बर्फ देखने का मौका मिला है, क्योंकि बर्फबारी देखने के लिए लोग पहुंचे थे और चहलकदमी करते नजर आए और तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी देखी गई है। और ये देखिए गुलमर्ग कैसे बर्फ से ढक गया है फिलहाल। और चलिए इन्हीं खास तस्वीरों के साथ नमस्ते इंडिया में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।